एवरीवन। क्लास 9 की फिजिक्स हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं किसको, नेचर को। किसकी नेचर? हम जो नॉर्मल रूटीन में बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है, मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं या उसकी पीछे की कंक्लूजन जानते हैं, तो वो कैसे होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मैथमेटिकली खुद करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उनका कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम किस चीज़ के डील बेसिकली कर रहे होते हैं, हम जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है वो होती है नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन एटम या किसी भी मैटर के। तो अब हमारे पास आते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस। हमारे पास क्लास 9 में ज़्यादा सवाल आता है डिफाइंड फिजिक्स एंड एनी 6 ब्रांचेस। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आती है डेफिनेशन, फिर आती है ब्रांचेस हमारे पास, ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्रांचेस है। ये ओल्ड बुक है तो इसमें एक ब्रांचेस मिसिंग है, वरना 13 ब्रांच है, तो वो अभी न्यू इंक्लूड हुई है, उसको आप लेफ्ट ओवर कर दें। हमारे पास या 6 ब्रांचेस लिख कर आता है, या तो आता है कि कुछ ब्रांचेस के नाम लिख कर आते हैं कि इनको डिफाइन करें। हमारे पास आता है मैकेनिक्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, मैग्नेटिज्म आता है, एटॉमिक फिजिक्स आता है, ऑप्टिक्स, साउंड, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। या तो इनके नाम आते हैं कि इनमें से कोई डिफाइन करें, या तो आता है एनी 6 ब्रांचेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स बेसिकली किसी भी मैटर का जिसमें हम लोग लॉज एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, समझो ये मार्कर है, ये रहा, मैंने इसके नीचे से बुक हटा दी, ठीक है, तो ये मार्कर क्या हुआ, नीचे गिरा। तो यानी नीचे गिरने के लिए इसको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर अगर यही मार्कर मैं ऊपर फेंकूंगी तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये मैकेनिक्स में नहीं आएगी। इन केस ये मैकेनिक्स में आती है तो इसकी हम लोग वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर इस और दूसरा सेकंड पार्ट हम इसे पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, यानी कोई चीज़ हरकत कर रही हो, जैसे एक व्हील चल रहा है गोल 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 गोल, ठीक है, तो वो किसके जरिए होता है, लॉ ऑफ मोशन, यानी वो या तो वो सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा, या तो लीनियर, या तो हमारे पास रोटेटरी मोशन में। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो किसे कहते हैं? थर्मो बेसिकली बोलते हैं टेम्परेचर से निकला है, ठीक है। हमने अक्सर थर्मोस पढ़ा होगा, थर्मामीटर पढ़ा होगा, इन सब ये एग्जाम में क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर मालूम करते हैं यानी हीट बेसिकली। तो और डायनेमिक्स किसे कहते हैं? डायनेमिक्स बेसिकली मोशन को, वेलोसिटी या फिर वर्क एंड एनर्जी को हम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स मिलके बनता है कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर रिलेशन टू द एनर्जी एंड वर्क। जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसमें एनर्जी लगती है, जब एनर्जी लगती है तो वो वर्क करती है, जब वो वर्क करती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मोटर है, आपने चलाई, थोड़ी देर बाद देखना उसको हाथ लगाओ गर्म हो जाती है। फ्रिज आपने ऑन किया, उसको हाथ लगाओ वो गर्म हो जाता है। आपने काफ़ी देर से एक बटन ऑन किया हुआ है, आप हाथ लगाओ बटन गर्म हो जाता है। आप मोबाइल यूज़ करते हो नॉर्मल रूटीन में, थोड़ी देर बाद आप मोबाइल को हाथ लगाओगे वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? ड्यू टू एनर्जी की वजह से होता है कि जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो तब भी तो वो वर्क कर रहा होता है। जब वो वर्क करता है तो उसके मैटर जो होते हैं वो रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर को हम हीट में वो करते हैं, कंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसकी अनदर एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे कि मैं इंसान हूँ, ह्यूमन, ये मैंने एनर्जी डाली यानी ताकत लगाई, ये वर्क हुआ, देखो हाथ गर्म हो गए मेरे, आप भी करके देखें। उसके अलावा अगर हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद देखा हमें कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हमारे वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर या गर्माहट महसूस होती है। जैसे हम अचानक से भाग कर आएँ तो हम हाँफने लग जाते हैं, हमें अपनी बॉडी गर्म महसूस होती है। तो ये सब किस में काउंट होता है? थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले बताएं यानी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, या स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू। इसका क्या मतलब होता है? रेस्ट एंड मोशन, यानी कोई भी चीज़ रुकी हुई है या भी कोई भी चीज़ हरकत में है, ठीक है, उसको कहते हैं चार्जेस। यानी फॉर एग्जांपल बटन बंद है तो फैन रुका हुआ है, तो यानी वो रेस्ट पोजीशन में। मैंने बटन ऑन किया तो पंखा चलने लग गया, तो वो क्या हो गया? हरकत में आ गया, मोशन में आ गया। तो वो कैसे हरकत और मोशन में क्या चीज़ आ रही है? वो चार्जेस आ रही है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तभी वो चीज़ चल रही है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में हम सबको पता है, यानी मकनातीस किसी चीज़ के अंदर एट्रैक्शन जिसमें वो साउथ पोल और नेगेटिव पोल हो, ठीक है।
तो मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोहे के साथ मैं एक हफ्ते तक मैग्नेट चिपका कर रखूँ, कुछ देर बाद वो मैग्नेट हटा दूँ, पर उस लोहे के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। आप उस लोहे को किसी और चीज़ में टच करना तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट करेगा। या तो हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं मैग्नेट को ऊपर रखूँ, हाथ के नीचे कोई पेन लगाऊँ तो वो इधर से चिपकने लग जाएगा। या अक्सर लोग मैजिक करते हैं तो ऊपर मैग्नेट रखते हैं, ऊपर कोई सामान रख के नीचे मैग्नेट करते हैं और बोलते हैं देखो ये हरकत कर रहा है, कैसे नीचे मैग्नेट होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक भी यूज़ करते हैं मैग्नेट में। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? सबसे पहले हम मिलते हैं एटॉमिक क्या है। एटॉमिक जो है एटम से निकला है। एटम यानी ज़रा, सही है। ज़रा यानी हर वो चीज़ दुनिया की अल्लाह ताला ने उसको ज़रे से बनाया, ज़रा ज़रा मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, यानी एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल से हमारे पास मैटर बनाए। तो एटॉमिक फिज़िक्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन, यानी कि वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक फिज़िक्स में हम ये पढ़ेंगे। हम इन ब्रांचेस को ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये आप लोग का फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टॉपिक्स होते हैं और ये हर एक टॉपिक एक एक डिटेल वाइज चैप्टर होता है। अभी के लिए आप लोग बस इसकी डेफिनेशन समझ जाइए। फिर आता है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ख़ासतौर पे नॉर्मल रूटीन में आपने रास्तों में गुजरते हुए। ऑप्टिक्स का क्या मतलब है और आप लोगों ने कहाँ सुना है, बताएं, सोचा? अब मैं आप लोग को बताती हूँ। ऑप्टिक्स आप लोगों ने हमेशा ग्लासेस वाली दुकानों पे या ग्लासेस वाले क्लिनिक्स वगैरह में या किसी भी शॉप वगैरह में जहाँ पे लिखा होता है आई ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स का जो रिलेशन है वो हमेशा आई यानी आंखों से होता है, ये ग्लासेस वगैरह। तो ऑप्टिक्स द स्टडीज़ ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी हमारे पास माइक्रोस्कोप आ जाता है, चश्मे आ जाते हैं, हमारे लेंसेज आ जाते हैं, वो होता है। हम सबको पता है कि आँखों में रोशनी नहीं होती, अगर आँखों में रोशनी होती तो हमें अंधेरे में नज़र आता, पर दरअसल हमें अंधेरों में नज़र नहीं आता। और हम दिन में जो देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं, जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो आँखों के रेटिना से रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ नज़र आती है। तो ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स ऑफ लाइट, लाइट किस तरह पड़ी, उसी किस तरह वेव्स बनी, किस तरह रिफ्लेक्ट करी और किस तरह रिफ्लेक्शन कर रही है। उसके बाद आता है साउंड। साउंड का सबको पता है मीन्स आवाज़। तो आवाज़ कैसे पैदा हो रही है, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, साउंड वेव्स कैसे बन रही हैं, हम सबको पता है। साउंड जैसे मैंने यहाँ से खड़े होकर बोला और यहाँ खड़े हुए बंदे को मेरी आवाज़ सुनाई दी, कैसे दी? क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने बोला वो मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के अगले बंदे के कान तक आते हैं, तो साउंड होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बिहेवियर, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, यानी हम सबको पता है कोई भी ज़रा होता है उसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस होता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। तो उस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम सबको पता है 3 पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, रेडिएशंस और इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी ये जो रेडिएशंस निकलती हैं यानी वो जो रेस वगैरह होती हैं हम इसमें ये पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो से नाम क्या दिमाग में आ रहा है? क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो हमारे पास गैलेक्सीज़ में आपने देखा है, पूरे गैलेक्सी में, यूनिवर्स में हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के अर्थ होते हैं, 7 प्लैनेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उनको हम लोग बोलते हैं क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट। और भी बहुत कुछ होते हैं गैलेक्सीज़ में जिसको हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से। तभी देखा है जो अर्थ पर गया था या मून पर जो बंदा गया था उसको हमने एस्ट्रोनॉट कहा था। एस्ट्रो मीन्स यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में बेसिकली हम लोग आयोनाइज स्टेट पढ़ते हैं मैटर की और इसकी प्रवृत्ति से। आयोनाइज किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन के आप केमिकल कंपोजिशन से इसके चार्जेस का पता लगा, उसको आयोनाइज कहते हैं। तो किसी भी प्लाज्मा फिजिक्स में हम मैटर के उसके आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जियो फिजिक्स, जियो निकला है ग्रेविटी, अर्थ से, तो जियो फिजिक्स में हम सिर्फ अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, और ये सवाल भी आता है फिज़िक्स में, बहुत पूछा जाता है। वो सवाल ये आता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। या तो इस तरह आता है या तो होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये दोनों सवाल करके आते हैं, पर लास्ट कुछ सालों में हम देख रहे हैं सवाल इस तरह आता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। ये शॉर्ट में करके आता है और इसके आपको ज़्यादातर 5 इंपॉर्टेंस लिखने पड़ते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
फिज़िक्स कैसे हमारी वो करता है, मदद करता है या हमारे काम में आता है। तो हम अगर देखते हैं अपने इर्द गिर्द नज़र भिड़ा के, तो आपको पता है हमारी डेली लाइफ फिज़िक्स पर ही डिपेंडेबल है। कैसे? अगर मशीन कपड़े धो रही है, फिज़िक्स, ठीक है, हम सफाई कर रहे हैं, फिज़िक्स, अगर जूसर से कोई चीज़ बनी, फिज़िक्स, खाना ओवन में गर्म हो रहा है, फिज़िक्स, मोबाइल यूज़ करें, फिज़िक्स, हमारे घर में बैटरीज यूज़ हो रही है, फिज़िक्स, टेलीविज़न चल रहा है, फिज़िक्स, इवन के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ हो रहे हैं, फिज़िक्स, बिजनेस में फ़िज़िक्स, टेक्नोलॉजीज़ में फ़िज़िक्स, ये सब चीज़ें हमारे पास। और सबसे बड़ी बात जो हमारे पास मेन है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एयरक्राफ्ट, ये सब किसके होता है? फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट में आता है। तो आप इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी में, अगर हम देखें तो मॉडर्न सोसाइटी जो आजकल हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिज़िक्स के बिना, विदाउट फिज़िक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, या हमारे पास ये इम्पॉसिबल। उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक मेजरमेंट। इसमें हमारे पास सवाल आता है डिफाइन फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी उसकी टोटल मिकदार हमें नहीं पता, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पर अगर हम इसको देखते हैं कि लेंथ, कितनी लेंथ, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट लेंथ क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करें, किसके बारे में बात। दूसरा होता है मास, यानी वज़न, कितना वज़न, तो यानी इसकी हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ का अपना वज़न होता है, अपना मास होता है। ठीक है, टाइम, कितना टाइम, आवर में, सेकंड में, मिनट्स में, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दैट्स इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, और ये इनकी SI यूनिट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम फंडामेंटल की, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मास, तो हम देखें मास का मतलब वॉल्यूम, कि अगर एक चीज़, जैसे ये डस्टर है मेरे पास, तो इसका जो वज़न है 50 kg है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 60 kg होगा। तो इस तरह हम लोग जो करते हैं, तो इस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं हम लोग कि फंडामेंटल, हमेशा से ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बिना पर डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लेंथ, यानी इस रोड की लंबाई कितनी है, अगर मैं बोलूँ इस रोड की लंबाई 4 फीट है, ठीक है, तो इस पर चलने वाली गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी मीन्स स्पीड। या अगर मैं बोलूँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉक्स यानी इसका वज़न, मास, अगर मैं बोलूँ ये बॉक्स है, डस्टर है, इसका जो वज़न है, मास है, अगर मैं बोलूँ 5 किलो है, ठीक है, तो इस पर फोर्स यानी ताकत कितनी लगेगी? ऑफ कोर्स इसकी डबल ताकत लगेगी। अच्छा, इसका भी सवाल आता है कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, और ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स लाजमी पूछी जाती हैं, आप 1 2 3 एग्जांपल, बेसिकली आप 3 बता दें, 3 इसकी बता दें, 3 इसकी बता दें। इन सवालों में से ज़्यादातर कोई एक आता है। उसके बाद आता है लेंथ। लेंथ क्या है? 2 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में जो कम से कम फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ। लेंथ ये आता है, और इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर। ये हमारे पास दूसरा आता है। तीसरा आता है हमारे पास, ये तीसरा सवाल आता है हमारे पास, चौथा सॉरी। उसके बाद आता है हमारे पास सवाल आता है डिफाइन मीटर रूल। कि मीटर रूल क्या है? मीटर रूल बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। हम लोग नॉर्मल ज़बान में मीटर रूल को रूलर भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है डिफाइन वर्नियर कैलिपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको ज़्यादातर अक्सर में थ्योरी पार्ट में ये बहुत कम लेते हैं। एक ये आता है, एक ये स्क्रू हो जाता है। ये ज़्यादातर बहुत कम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपके ऑलरेडी क्लास 9 में प्रैक्टिकल में इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको थ्योरी पार्ट में नहीं देते क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आते हैं। पर फिर भी एज अ थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ। वर्नियर कैलिपर जो होता है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बेसिकली एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट, यानी कि इसमें जो बहुत एक्यूरेट डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, उसका कैप कैसे बना, उसका क्या डिस्टेंस था, उसकी क्या लेंथ थी, तो वो हम लोग वर्नियर कैलिपर से करते हैं, वो मेजर करते हैं। इसके 2 जॉज होते हैं, ठीक है, एक इसका मीटर स्केल होता है, एक इसका वर्नियर स्केल होता है। इसके बाद 2 जॉज होते हैं जिसको हम लोग मेन जॉज कहते हैं, जिसमें एक्सटर्नल डायमीटर वो मेजर होता है। उसके बाद इसके एक अपर जॉज होते हैं जिससे इंटरनल डायमीटर
जो है हम लोग मेजर करते हैं। इसके बाद इसके एंड में मैं आपको एंडिंग पार्ट ये दिखाती हूँ। यहाँ पर एक नीडल टाइप होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ, किसी भी चीज़ की गहराई मालूम करते हैं। यहाँ पे नहीं बनी हुई, पर जब आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ेंगे या सर्च करेंगे वर्नियर कैलिपर तो आपको वो नज़र आएगा कि इधर एक स्टिक टाइप निकलती है जिससे हम लोग जो करते हैं डेप्थ, गहराई मालूम करते हैं। और इनकी एक फ़िक्स प्लेस में इनको रखा जाता है जहाँ से इनको मेजर किया जाता है। वर्नियर स्केलिंग को ज़्यादातर स्केल को हम लोग स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइड होके ओपन होता है जिसकी वजह से इसके जॉज खुलते हैं, और स्लाइड होके ये बंद होते हैं जिसकी वजह से इसके जॉज बंद हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे इसके जॉज ओपन है स्लाइड होने की वजह से। ये देखो जैसे ही खोला तो इसके जॉज खुल गए। तो ये इस तरह किया जाता है। उसके बाद होता है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गोज एंड डिफाइन माइक्रोमीटर स्क्रू गोज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कि माइक्रोमीटर स्क्रू गोज क्या है आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखे होंगे क्लास 9 में, या नहीं देखे तो आने वाले प्रैक्टिकल्स में आप लोग देख लेंगे। आप लोग के प्रैक्टिकल की बुक की सेकंड एक्सपेरिमेंट ही हमारे पास स्क्रू गोज का आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी बेसिकली जो है हमारे पास इंजीनियरिंग डिवाइस इसको कहा जाता है। बेसिकली एक्सटेंसिबल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें भी हम मेजरमेंट करते हैं, पर बेसिकली इसमें क्या मेजर करते हैं, हम इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस को मेजरमेंट करते हैं, यानी बारीकियत को, यानी किसी भी चीज़ की बारीक चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट हम बेसिकली डायमेंशन को, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, इसमें बेसिकली कन्वर्टिंग सैंपल को हम मेजर करते हैं। किसको, रोटेशन ऑफ स्क्रू को। यहाँ पे एक स्क्रू होता है जिसको हम रोटेट करते हैं जिसकी वजह से खुलता है। हम इसमें बॉल रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं जिसकी स्मॉल डायमीटर यानी बाहरी हिस्से को हम लोग मेजर करते हैं, यानी उसकी गुलाई कितनी है। तो मतलब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो स्क्रू गोज में हम लोग किसी भी चीज़ की गुलाई ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ढक्कन का बनाए तो वर्नियर कैलिपर से मैंने इसकी गहराई, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ये कितना चौड़ा मोटा बना हुआ है और इसकी लंबाई बना दी, पर इसको कितना गोल रखना है ये हम लोग स्क्रू गोज से मेजर करके लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। इसका सवाल आता है डिस्क्राइब फिजिकल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी फिजिकल बैलेंस को डिस्क्राइब करें डायग्राम के साथ। ये सवाल थ्योरी पार्ट में कभी भी नहीं आता, पर आपके प्रैक्टिकल में ये इंक्लूड है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। फिजिकल बैलेंस आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक फिजिकल बैलेंस यानी किसी भी चीज़ की बाहरी वो वज़न नापने के लिए होता है कि कितना बैलेंसिंग है। ठीक है, इसको ज़्यादातर लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है विद द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी कि अगर ये कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड रिजिड बीम, इसके ऊपर लास्ट और रिजिड बीम होता है, तो हम इसमें केमिकल्स वगैरह रखते हैं, उसके मेजरमेंट के हिसाब से इसे डाला जाता है। अब तो हमारे पास डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें डिजिटल क्लॉक्स वगैरह होते हैं, डिजिटल वेट्स होते हैं जो हमें बता देता है कि इसका वज़न कितना है। पर ये जो उस टाइम ये बहुत पुराने जो होते हैं ये वुडन बॉक्स में इसको रखा जाता है। इसके बाद फिक्स नॉब होता है जो पिलर से इसके पास कन्वे कर रहा होता है, जो चला रहा होता है, एक पिलर होता है। उसके बाद जो उसका बीम होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और उसके साथ पॉइंटर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि कितना वेट है इसका, पॉइंटर्स के हिसाब से। उसके बाद इसके अंदर स्क्रूज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लगे हुए होते हैं, और ये डिवाइस होता है इनक्लोज होता है ग्लास बॉक्स में, ये रहा। और इसका जो एक किट होता है विंड वो वुडन होती है, ये इसलिए ग्लास बॉक्स में होता है क्योंकि इसके ताकि विंड इफेक्ट्स को, आप लोग को पता है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो होता है किसी भी चीज़ का वेट बढ़ा भी सकती है और चेंज भी ला सकती है, जैसे कि टेम्परेचर। तो इसलिए इसको वुडन बॉक्स में और ग्लास बॉक्स में वो एयर टाइट किया जाता है ताकि कोई भी वाइंड इफेक्ट इसको अफेक्ट ना कर सके और इसकी मेजरमेंट में डिफेक्ट ना ला सके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है, ज़्यादातर आपने ये इंग्लिश में सुना होगा प्रीफिक्सेस और सफिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा साबके और लाहके। ठीक है, साबके यानी जो पहला था का यानी बाद में, इस तरह प्री का मतलब होता है पहला और सफिक्स यानी बाद में। इंग्लिश में हम लोग इसको यूज़ करते हैं पर फिज़िक्स में इसका काम नहीं होता, तो इससे अंदाज़ा लगा दें। प्रीफिक्स यानी कि वो वैल्यूज़ जो किसी भी मल्टीपल्स के शुरू में आती हो हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्राम है, हमारे पास एक वैल्यू है ग्राम में होती है, पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। समझ आ रही है, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन है ये, और ये सवाल इस तरह आता है कि डिफाइन प्रीफिक्स, तो इसको बोलते हैं अ यूनिट ऑफ प्रीफिक्स इज़ अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स
मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ अ यूनिट, मैंने आपको बताया ये मल्टीपल और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट में काउंट होता है। जैसे कि 1 आवर को हमने 60 मिनट्स में कर दिया, 1 आवर को हम लोग 3600 सेकेंड्स में लिख सकते हैं, 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड में लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में 1000 मीटर पर सेकेंड होते हैं और 1 सेकेंड में 10,000 माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। ये इसका सवाल ऐसे आता है कि डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल मेथड है किसी भी चीज़ के यानी किसी भी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर पे लिखना। अब अगर हम देखते हैं और उसके बेस मस्ट बी 10 होनी चाहिए। आप ये देख रहे हैं हम ज़्यादातर मैथ्स में बहुत यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में आती है। अब इसकी मिसाल ऐसी देख लें कि हमारे पास है मास ऑफ सन, एक सन का मास है, देखें कितना केजी है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया तो हमने 2.0 लिखाया मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमने काउंट किए 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, पर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, उसका सवाल आता है डिफाइन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड एसआई यूनिट। तो डेंसिटी क्या है, द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पी, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वेलोसिटी, यानी कि इन्होंने बोला है कि डेंसिटी बराबर होता है मास के, यानी जितना वज़न बढ़ेगा उतनी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा पर यूनिट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम यानी उसकी मिकदार कितनी है, मास यानी उसका वज़न कितना है। तो यानी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है P = m/v होता है और इसका ऐसा यूनिट होता है कि kg मीटर क्यूब, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं kg मीटर माइनस क्यूब। आता है डिफाइन साइंटिफिक फिगर। ठीक है, तो वो ये सवाल है साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा होगा साइंटिफिक फिगर्स यानी कि जब वैल्यूज़ के बीच में पॉइंट लगा जाता है उसको हम साइंटिफिक फिगर्स कहते हैं। तो ये होता है नंबर इज रिलेटिवली नोन एज अ डिजिट इन द वैल्यू आर नोन एज साइंटिफिक फिगर्स, यानी कि नंबर्स के बीच में जो डिजिट बनाया जाता है रोल उसमें। अगर फॉर एग्जांपल हम पढ़ें 02, तो इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 कैसे हुए, ये तो 2 हैं, मैं बताती हूँ 1 कैसे हुए। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लॉक्स पूरा करने के लिए लिखते हैं 01/07/2025। फॉर एग्जांपल ये मैंने डेट लिखी, पर आप इसको 1 काउंट ही करेंगे ना, इसको 7 ही काउंट करेंगे, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ काउंट में आती है। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है 20.0, तो ये कितनी वैल्यू हुई, ये 20 हुई, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है,